नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज बारी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसने कुछ दिनों पहले समान नागरिक संहिता को लागू किया और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला आजादी के बाद देश का ये पहला राज्य बन गया। तो आइए शुरुआत करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राज्य नीति की। तो देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। आने वाले कुछ दिनों में कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है और इस छोटे से राज्य में यूं तो महज सिर्फ 5 सीटें ही हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड खासा महत्वपूर्ण है। अगर अलग राज्य बनने के बाद से अब तक 23 वर्षों की बात करें तो अमूमन भाजपा और कांग्रेस ये दो ही पार्टियां चुनावी मुकाबले में आमने सामने रहती हैं। इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद 4 लोकसभा चुनाव हुए हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एक सीट कांग्रेस और सपा के हिस्से आई थी। 2009 की बात कीजिए तो कांग्रेस ने सभी 5 सीटों पर परचम लहरा दिया था और भाजपा को हरा दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव से उत्तराखंड में नमो मैजिक की शुरुआत हो गई और तब से भाजपा ने कांग्रेस से उसी के अंदाज में बदला लेते हुए 5 सीटों पर विजय पताका फहराई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए फिर से 5 सीटें जीत ली थी। तो आज उत्तराखंड पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं, फिर अपने खास मेहमानों से जुड़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनगणना की कि कितने लोग वहां पर हैं, जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, क्योंकि उसके बाद आंकड़े नहीं आए, कुल जनसंख्या 1.01 करोड़। छोटा राज्य है। पुरुष 51.37 लाख, महिला 49.48 लाख। आइए साक्षरता दर पर देखते हैं कि कितना शिक्षित है, कितना साक्षर है ये राज्य। राष्ट्रीय औसत 72.98 है, लेकिन यहाँ पर 78.82 है, तो औसत से बेहतर है। पुरुष 87.41, महिला 70.01। ये साक्षरता की बात होगी। और अब बात करेंगे कि कितने वोटर हैं, मतदाता कितने हैं। तो मतदाता जो है उनके आंकड़े हमें जनवरी 2024 तक के उपलब्ध हैं फिलहाल। तो उसी के मुताबिक बता रहे हैं कि 82.40 लाख कुल मतदाता हैं, जिनमें 42.71 लाख पुरुष, 39.72 लाख महिला और थर्ड जेंडर के 286 लोग हैं। अंतिम सूची तो इसमें अभी आएगी मतदाता की, लेकिन देखिए प्रमुख राजनीतिक दल, जैसा हमने पहले ही बताया कि 2 ही दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये 2 प्रमुख दल हैं। पहले कभी यूकेडी नाम का दल हुआ करता था, उत्तराखंड क्रांति दल, लेकिन अब उसका अस्तित्व वैसा नहीं है। तो अब जोड़ते हैं आज चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मदन मोहन जैरा जी हैं, जो कि ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान के। बहुत बहुत स्वागत मदन मोहन जैरा जी। और हमारे साथ में हैं दिनेश मानसेरा जी, जो कि उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश मानसेरा जी, बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में। और मैं पहले आप ही के पास आ रहा हूं, और आप जिसे कहते हैं ना कि अभी सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की है, तो यूसीसी की ही चर्चा है। तो यूसीसी लागू होने पर उत्तराखंड में चुनावी माहौल पर क्या असर पड़ेगा, पहला सवाल तो यही बनता है। देखिए, यूसीसी को लेकर के जो हिंदू मतदाता है उससे ज्यादा असर मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि पिछले 3-4 जब से यूसीसी लागू हुआ है उत्तराखंड के अंदर, उसके बाद 3-4 जनसभाएं मुख्यमंत्री की विभिन्न शहरों में हुई हैं और उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वहां पर आई हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि जो यूसीसी है वो उत्तराखंड की मुस्लिम महिलाओं को एक राहत देने वाला है, उनको कुरीतियों से बाहर निकालने वाला है। आम पब्लिक में भी एक चर्चा तो जरूर है कि यूसीसी जो है देश लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। लेकिन एक बात आमतौर पे ये होती है कि जो आम आदमी होता है उसको यूसीसी की जब जरूरत पड़ती है, जब उसके घर में कोई परेशानी होती है, तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो यूसीसी एक आम लोगों ने उसको सामान्य तरीके से लिया, लेकिन महिलाओं में उसके प्रति थोड़ा सा जागरूकता है। और ये बात जो है हमारे को जो उत्तराखंड के जो नारी बंधन कार्यक्रम हुए उसमें देखने को मिली कि वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और जो और भी महिलाएं हैं
उनके अंदर ये बात थी कि बहु जो 3 तलाक वाला मैटर है वो खत्म हो जाएगा, बहु विवाह प्रथा यहाँ पे खत्म हो जाएगी, जो महिलाएं हैं उनको बराबर के हक मिलेंगे, और उसका जो है कहीं ना कहीं महिलाओं में असर ज्यादा है यूसीसी को लेकर के, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ये असर दिखाई पड़ रहा है आपको। और मदन मोहन जयरा जी, जो बात की अभी दिनेश जी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं में इस चीज़ को लेकर के बड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है, तो अगर मान लीजिए कि ये मुद्दा बनता है और मुस्लिम महिलाएं इस चीज़ को अपने हक में मान रही हैं, तो इसका सीधा असर तो फिर वहाँ पर जो विपक्षी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उनकी संभावनाओं पर भी बुरा असर पड़ सकता है इसका। है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ। जैसे यूसीसी एक राष्ट्रीय मुद्दा है, ये पूरा उत्तराखंड का मुद्दा नहीं है, सिर्फ पूरे देश का मुद्दा है। और उत्तराखंड के चुनाव में हमने हमेशा ये देखा है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वही उत्तराखंड में भी हावी रहते हैं जी। इसकी वजह शायद दिल्ली से नजदीक होना, या वहाँ पे साक्षरता की दर अच्छी होना, और भी कई कारण हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर प्रवासी दिल्ली में रहते हैं, हो सकता है ये भी एक वजह हो। तो क्योंकि यूसीसी एक राष्ट्रीय मुद्दा है, समान नागरिक संहिता एक राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए उत्तराखंड पर ये बड़े पैमाने पर हावी रहेगा। और ऐसा हमने ये भी कहा कि बीजेपी पिछली लगातार 2 चुनाव में सारी सीटें जीतती रही है, और पिछले चुनाव में देखें तो गुजरात के बाद सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को 61% उत्तराखंड में मिले हैं पिछले लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी के सामने जो चुनौती है कि अपना तीसरी बार भी वहां पे हैट्रिक बनाए सभी सीटों को जीतने की, तो उसमें ये फैक्टर बड़ा काम करेगा, बहुत काम आएगा। और मुझे लगता है कि यूसीसी की वजह से वहां पे एक जो राष्ट्रीय मुद्दे पे एक समर्थन होता है जनता का, वो बीजेपी को मिलेगा। जी, ऐसा लग रहा है कि यूसीसी पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा, और जब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उधर से, यानी विपक्ष के वोट जो हैं उधर हो सकता है कि उनको इसका भुगतान करना पड़े। हम आप दोनों के पास लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा देख लेते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर लोकसभा का गणित है, क्या सीटों की संख्या कितनी है, और क्या कुछ कितने आरक्षित हैं और कितने सामान्य सीटें हैं। इससे जुड़े हुए ज़रा डेटा देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपने मेहमानों के पास लौट कर आएंगे। तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें आती हैं, आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कि 4 जो हैं वो सामान्य श्रेणी के लिए हैं, और 1 सीट जो है वो एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब नतीजे देख लीजिए। 2019 में तो जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि 5-0 का स्कोर है यहाँ पर, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारी की सारी सीटें। वोट शेयर अब देखेंगे कि कितने वोट शेयर, अभी चर्चा हो भी रही थी, ये देखिए कितना बड़ा वोट शेयर है, 61.70, और कांग्रेस का 31.72, यानी लगभग 2 गुना। अन्य का वोट प्रतिशत जो है वो 6.58। तो देखिए कैसे लगभग 2 गुना वोट भारतीय जनता पार्टी के पास, और उसी का ये नतीजा रहा कि बिल्कुल जो स्कोर है वो 5-0 का रहा। जुड़ते हैं अपने मेहमानों के साथ एक बार फिर से, और मैं रुख करता हूं दिनेश मानसेरा जी। ये इतना बड़ा फासला वोट शेयर का, दिनेश जी, लगभग 2 गुना ये फासला दिखाई पड़ रहा है। बहुत मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए इसको पाटना। जी बिल्कुल, और जो वर्तमान की स्थिति लग रही है तो मेरे ख्याल से ये जो खाई है ये और बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब हमने ये महसूस किया, जब जिस दिन राम मंदिर का यहाँ पे लोकार्पण हुआ, उसके बाद जो उत्तराखंड में माहौल था, और उसके बाद तुरंत ही जो है उससे पहले मतलब यूसीसी को लेकर के भी विषय आए थे, या यहाँ पे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर के भी विषय आए थे, जैसे बीजेपी अपना नैरेटिव सेट कर रही है। तो उस हिसाब से लगता है कि बीजेपी जो है ये फासला और बढ़ा लेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बीजेपी ने एक नैरेटिव यहाँ पे और सेट किया है कि उत्तराखंड का सनातन स्वरूप वो बरकरार रखेंगे। इस विषय ने भी जो है यहाँ की, क्योंकि देवभूमि है, देवभूमि में यहाँ हर आदमी जो है कहीं ना कहीं देवी देवताओं से जुड़ा रहता है, और पूरे विश्व में जो है उत्तराखंड की पहचान एक सनातन राज्य के रूप में रही है। तो ये मुद्दा जब से ये उठा है, राज्य सरकार ने इसको उठाया है, उसके बाद से बीजेपी ने यहाँ और यहाँ की जो जनता के बीच में और अच्छी पैठ बनाई है। तो मुझे लगता है कि ये खाई अभी और बढ़ेगी, जो कांग्रेस और बीजेपी में साफ साफ दिखाई दे रही है। लगता है साफ तौर पे कि आने वाले समय में जो है जब चुनाव होगा तो बीजेपी की तरफ ज्यादा और झुकाव पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस ने अपनी सेकंड लेयर तैयार नहीं करी है। जो पहले भी जो लोग
इतना बड़ा जो गैप आया उसके पीछे कारण भी यही था कि जो सेकंड लेयर है बीजेपी कांग्रेस की वो बहुत ही कमजोर बिल्कुल, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमजोरी है। ठीक है, मदन मोहन जयरा जी, यूसीसी के अलावा जिन बातों का जिक्र अभी दिनेश जी कर रहे थे, यूसीसी के अलावा राम मंदिर हो, हल्द्वानी की घटना जैसी चीजें जो हुई हैं वो हो, इन सब चीज़ों का भी चुनाव पर और मतदाताओं के मस्तिष्क पर असर पड़ेगा? क्योंकि जैसा दिनेश जी कह रहे थे कि भाई उत्तराखंड की पहचान तो देवभूमि के तौर पर है। बिल्कुल, निश्चित रूप से असर पड़ेगा। ये हमेशा हमने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमेशा हमने देखा है कि जो भी राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो उत्तराखंड के चुनाव में हमेशा हावी रहते हैं और वहाँ की जनता, वहाँ का मतदाता बहुत ज्यादा अवेयर है, वो सोच समझ के फैसला करता है, वो उसी रॉ में बैठा है जिस रॉ में पूरा देश बह रहा है। तो ये हमने 2019 के चुनाव में भी देखा। उसके बाद अगर हम 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें, उसके अलावा 2 विधानसभा चुनाव भी होंगे, दोनों चुनाव में ये बात साफ साफ नजर आई कि किस प्रकार मतदाता ने वहां पर वोट किया, किस प्रकार से एक मतदाता जो है राष्ट्रीय मुद्दों को लेके, हमेशा मुखर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है कि उत्तराखंड के में उसको जो पिछला प्रदर्शन है वो उसके लिए फिर से एक इसी तरह का माहौल वहाँ पे बनाया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो एक बीजेपी का 370 पार का एक लक्ष्य है, तो उसमें उत्तराखंड ने जिस प्रकार से पिछली जो चुनाव में भूमिका निभाई है, इस बार भी मुझे लगता है कि उत्तराखंड उसी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इस बार लगता है वही भूमिका फिर से आपको की ये हो सकती है। दिनेश जी, जो देखिए भूमिका तो 5-0 की है, तो अब उसमें भला क्या बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो आप भी कह रहे हैं और मदन मोहन जयरा जी भी कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो वोटों की खाई है ये और बड़ी हो सकती है, बीजेपी का वोट प्रतिशत शायद और बढ़ सकता है, कांग्रेस की का वोट प्रतिशत और कम हो सकता है क्या? देखिए, मदन मोहन जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे पुराने साथी रहे हैं। हमने एक बात और महसूस की है उत्तराखंड के अंदर, क्या मोदी फैक्टर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। जो भी 2 पिछले चुनाव हुए, मोदी फैक्टर ने उसमें कहीं ना कहीं बढ़त हासिल करी है और इस बार भी आप ये देखिए, मोदी जी का जो है लगाव है उत्तराखंड के साथ, वो और प्रधानमंत्रियों को नहीं था। उत्तराखंड में 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं समय केंद्र की यहाँ चल रही है। ये बड़ा मायने रखता है कि उत्तराखंड का अगर सही मानों में विकास किया तो मोदी जी के कार्यकाल में शुरू। अच्छा, पीएम बनने से पहले भी पीएम का कनेक्ट रहा है, पीएम मोदी का वहाँ उत्तराखंड का कनेक्ट जो है, पीएम बनने से पहले भी रहा, जब उत्तराखंड हादसा हुआ था, बिल्कुल केदारनाथ हादसा, केदारनाथ हादसे से पहले भी मोदी जी का जो आध्यात्मिक वहां से जुड़ाव रहा, केदारपुरी से या केदारनाथ धाम से, तो उस वजह से उनका एक पर्सनल एक लगाव है, जिसको यहाँ की जनता ने भी महसूस कर लिया है कि जितना मोदी जी ने उत्तराखंड के बारे में सोचा उतना शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। यही वजह है कि जब भी उनका यहाँ आना होता है तो लोग उनके लिए पलकों बिछाते हैं। और उत्तराखंड में इस समय ये स्थिति है कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस के, जैसा हम हमारे सूत्र बताते हैं, राजनीतिक अनुभव भी हो गया, पत्रकारिता का अनुभव भी हो गया है कि कांग्रेस वालों के पास प्रत्याशी इस समय चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो फैक्टर यहाँ पे चल रहा है उससे हार होनी निश्चित है, इसलिए कोई पैसा खर्चने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, ये चीज नेशनल लेवल पर भी मिलेगा, हाईकमान से पैसा मिलेगा, तो वो उस चुनाव खर्च के भरोसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अदरवाइज उनको बड़ी परेशानी है। स्टेट लेवल ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी है। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। मदन मोहन जयरा जी, कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में कनेक्ट है वो तो बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन क्या ऐसा है जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप उस तरह से उत्तराखंड में भी नहीं बनाई जो बीजेपी ने बनाई? आप देख लीजिए, एक तरफ पुष्कर सिंह धामी हैं, युवक हैं, मतलब नए नेता हैं, और दूसरी तरफ हरीश रावत जी हैं जो कि अब जाहिर सी बात है कि वो बुजुर्ग नेताओं की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे में ये फैक्टर भी, यानी लोकल लीडरशिप वाला जो फैक्टर है, ये भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है, और ये बात भी बीजेपी के पक्ष में जाती है क्या? बिल्कुल। पहले मैं प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड से कनेक्ट की एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूंगा। जरूर सुनाइए। 2022 की जब 26 जनवरी पर प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की टोपी पहनी थी, तो वो इतना उसकी चर्चा हुई थी, वो पॉपुलरिटी हुई। आज उत्तराखंड में बड़े पैमाने पे उस टोपी का उत्पादन होने लग गया है और बड़े पैमाने पे लोग उसको अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को तोहफे में देते हैं। मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को बहुत सारे मेरे मित्रों के आते हैं कि हमें वो टोपी आप ला के दीजिए, तो मैं मंगा के उनको उत्तराखंड से स्पेशली मंगा के वो टोपी गिफ्ट करता हूँ, तो लोग बड़े खुश होते हैं। तो ये एक लोकल किसी चीज को पॉपुलर कराने का जो प्रधानमंत्री जी का एक जब होते हैं तो वो किस तरह लोकप्रिय होती है, तो ये
ये भी दर्शाता है कि किस तरह से लोग उनको फॉलो करते हैं, किस तरह से लोग उनको प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा रोचक घटना है। अब दूसरा सवाल जो है कि जहां तक कांग्रेस की पर्सनल लीडरशिप खड़ी नहीं की, निश्चित रूप से बीजेपी चाहे उत्तराखंड हो चाहे दूसरे स्टेटों में हो, हमेशा बीजेपी कुछ नेताओं पर निर्भरता नहीं रही, हमेशा उन्होंने एक नई लीडरशिप खड़ी की, उत्तराखंड में भी खड़ी की, दूसरे स्टेट में भी खड़ी की है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी रही है पहले, तो वो काम कांग्रेस में नहीं हुआ। कुछ ही चेहरे जो थे उन्हीं पे कांग्रेस ज्यादा भरोसा करते रही, और जो लोग उनके पास अच्छे लोग थे भी तो वो उनको अपने पार्टी में जोड़ के नहीं रख पाए, कई लोग पार्टी छोड़ के चले गए। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की रणनीतिक चूक है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या कांग्रेस का रवैया रहता है, लेकिन इससे इन घटनाओं से स्टेट में या हम ये कहें कि पूरे देश में कांग्रेस हमेशा कमजोर हुई है। जी बिल्कुल, और वो कमजोरी कहीं न कहीं उत्तराखंड में भी नजर आ रही है। आप दोनों के पास लौटूंगा मैं, उससे पहले जरा विधानसभा के कुछ आंकड़े दिखा देता हूं कि अभी जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे अंतिम बार, तो उसमें क्या कुछ आंकड़े रहे थे। सबसे पहले देखते हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें आती हैं। 70 सीटें हैं विधानसभा में, 55 सामान्य के लिए, 13 SC यानी अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सुरक्षित हैं। अब जरा 2022 में जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे देख लीजिए। 47 भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट की थी वहां पर, 19 कांग्रेस, 2 BSP और अन्य 2, यानी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई थी, सत्ता में दोबारा वापस आ गई थी। वोट शेयर देखिए, बीजेपी 44.71, कांग्रेस 38.22 और BSP 4.91। तो ये वोट शेयर रहा था। यहाँ पर भी एक फासला दिखाई पड़ रहा है करीब करीब 7% का, 7% का। लौटते हैं अपने मेहमानों के पास। दिनेश जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछली बार आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी भी वो वहाँ पर एक जिसे कहते हैं वोट परसेंट अगर देखें तो ज़रूर लगता है कि कुछ वोट प्रतिशत मिलते हैं। क्या आज की तारीख में ये सब प्लेयर अब कहीं नहीं है? नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते कि प्लेयर कहीं नहीं है। अगर कोई उनके उम्मीदवार आएंगे तो उनका जो अपना परंपरागत वोट बैंक है, ये जो इतने परसेंट अगर BSP दिखा रही है, ये जरूर आएगी। और इससे जो है कांग्रेस डैमेज होती है, बीजेपी डैमेज नहीं होती। जैसे हरिद्वार की सीट में इस समय एक चर्चा यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो उमेश कुमार आएंगे, तो निश्चित रूप से उमेश कुमार कोई डेंट जरूर डालेंगे। ऐसे ही उधम सिंह नगर वाली लोकसभा वाली सीट पे भी BSP का अपना एक थोड़ा बहुत वोट बैंक है, वो जरूर अपने उसको लेकर के आएंगे और BSP चुनाव लड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बीच में मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास जो संगठन है वो किसी और पार्टी के पास भी नहीं है, कांग्रेस का संगठन भी नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उनके नीचे कौन है किसी को पता नहीं है। तो बीजेपी की आपको मैं मतलब एक जानकारी देना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीजेपी के अंदर 1-2 नहीं 15,000 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपनी तैयारियों को कितना संजीदगी से लिया है। और अभी भी देखिए, मोदी फैक्टर होने के बावजूद 2 सीटों पर उन्होंने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। पूरा फीडबैक जा रहा है, पूरी सर्वे रिपोर्ट ली जा रही है कि फैक्टर होने के बावजूद हमारी कहीं हमसे चूक ना हो जाए या हम कहीं कमजोर ना पड़ जाए। तो 2 सीटों हरिद्वार और पौड़ी को लेकर के मंथन चल रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे प्रत्याशी बदले जाएंगे। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी अपने चुनाव के प्रति कितनी सीरियस है। बिल्कुल, और एक राजनीतिक पार्टी को होना भी चाहिए। एक राजनीतिक पार्टी को, जो प्रोफेशनल राजनीतिक पार्टी है, उसको होना भी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। मैं लौटता हूं आपके पास। मैं मदन मोहन जयरा जी, विधानसभा में वोटों का प्रतिशत अगर देखिए तो 6.5% का अंतर है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का। अब सवाल ये उठता है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे ना 2022 में, तो आम आदमी पार्टी की बड़ी चर्चा थी और ये भी बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट कराने में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ने की भी भूमिका रही। लेकिन क्या आपको लगता है, जो बात अभी दिनेश जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस का ही वोट लेती है, मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी को जिताने में आम आदमी पार्टी की भूमिका रही हो। उसको वोट सिर्फ 3% मिला था, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो वोटों का परसेंटेज है 6.5%। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई रोल रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वो भी अब बीजेपी में मेरे ख्याल से जा चुके हैं।
आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा कोई वहां पे उत्तराखंड में ऐसा प्रभाव या नहीं रह गया। अगर उनके उम्मीदवार चुनाव में उतरते हैं तो ठीक है, 2-3% वोट तो कहीं ना कहीं से हासिल कर लेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि आमतौर पर आम आदमी पार्टी जो वोट काटती है आमतौर पर कांग्रेस का ही वोट होता है। कांग्रेस, चाहे आप दिल्ली का उदाहरण ले लो, पंजाब का ले लो, कहीं का भी ले लीजिए, तो मुझे लगता है कि कोई उससे बहुत ज्यादा जो चुनावी समीकरण है उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। लड़ाई जो भी होगी कांग्रेस और बीजेपी में ही होने वाली है। ये बिल्कुल साफ है कि दोनों पार्टियों में ही मुख्य तौर पर लड़ाई होगी। उसमें बीजेपी का पलड़ा फिलहाल आंकड़ों के लिहाज से तो भारी दिखाई पड़ रहा है। तो इस हिसाब से दिनेश जी ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने लिए 370 और जो एनडीए के लिए 400 पार का आंकड़ा रखा है, उसमें कम से कम लगातार तीसरी बार उत्तराखंड से वो उम्मीद कर सकती है कि भाई जो भी 5 सीटें हैं वो 5 सीटें उनको मिल जाएंगी। जी बिल्कुल। और आज तो मतलब जो पौड़ी से पिछली बार प्रत्याशी थे मनीष खंडूरी जी, जो जनरल खंडूरी जी के बेटे हैं, वो भी आज कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि वो बीजेपी में संभवतः शामिल होंगे। और पिछले एक महीने के अंदर करीब 10,000 कार्यकर्ता, छोटे बड़े, कुछ पूर्व विधायक, वो सब बीजेपी में शामिल हुए। तो बीजेपी ने कांग्रेस को भी डैमेज बहुत किया है पिछले अपने जो चुनाव की तैयारियों के दौरान। और ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि बीजेपी उत्तराखंड में 5-0 की जो है इस बार फिर रिजल्ट देके जाएगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, इसी की संभावना ज्यादा है। और मदन मोहन जयरा जी, उत्तराखंड में अगर देखें तो तमाम जो जितने भी मुद्दे हैं, चाहे देखिए यूसीसी हो, राम मंदिर हो, हल्द्वानी जैसी घटनाएं हो, इसके अलावा ये भी है कि जिस तरह से इस पहाड़ी राज्य में विकास के कार्य हुए हैं, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, उसने भी लोगों को ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ कनेक्ट कर दिया है क्या? निश्चित रूप से उत्तराखंड में चाहे आप केदारनाथ की ले लें या दूसरे भी जो परियोजनाएं पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने वहां पे शुरू की हैं, तो मुझे लगता है कि इसका कहीं न कहीं फायदा हुआ है। और एक बहुत बड़ी परियोजना जो 4 धाम परियोजना करीब करीब पूरी होने को है, वो उससे जो उत्तराखंड के प्रति कनेक्टिविटी बहुत तेज होगी। और चारों धामों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं। फिर दूसरा यह है कि एक बात हमें ये भी याद रखनी, उत्तराखंड एक बॉर्डर वाला एरिया है और वहाँ पर एक सेना का भी काफ़ी एक्टिविटीज रहती हैं। और सेना के लिहाज से भी वो 4 धाम सड़क जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड की आबादी में सेना के पूर्व सैनिकों का और वर्तमान सैनिकों का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वो लोग भी सीधे जो है केंद्रीय सरकार से जुड़े रहते हैं। और वो जो राष्ट्र की एक जो राष्ट्रभक्ति की भावना है उनमें बहुत ज्यादा है। और कई गांव वहाँ उत्तराखंड में आज भी ऐसे हैं जहाँ हर घर में या तो एक सैनिक है या एक पूर्व सैनिक है। तो उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना से जो ओतप्रोत जो भावना होती है, तो मुझे लगता है कि वो भी महत्वपूर्ण है। और वो कहीं न कहीं जो सरकार के बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है वो उसके साथ कनेक्ट करती है। बिल्कुल कनेक्ट करती है। और इसीलिए प्राय ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद हैट्रिक लग जाएगी फिर से 5 सीटों की। लेकिन कांग्रेस को निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए कि वो कम से कम कड़ी चुनौती दे और सीट भी जीतने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल हमारे दोनों एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ऐसा फिलहाल लड़ाई में कांग्रेस दिख नहीं रही है उस तरह की कोशिश करती हुई। फिलहाल इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए मदन मोहन जयरा जी, दिनेश मानसेरा जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, विश्लेषण करने के लिए। आज की प्रोग्राम में हमने जो बात की वो उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड के चुनावी समीकरण की बात की। हर रोज़ हम एक राज्य के चुनावी समीकरण की बात करते हैं। किसी अगले कार्यक्रम में फिर किसी दूसरे राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।